नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और गेहूं पर बड़ी खबर है। दालों के बाद अब सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। खबर यह है कि नई स्टॉक लिमिट आज से ही लागू होगी और ऐसे में सरकार के इस कदम से गेहूं की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिटेल बाजारों में दाम कितने कम होंगे और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं एग्री एक्सपर्ट सिराज हुसैन, मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के CEO एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता और वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं मेरे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये सारा ऐलान हुआ वहां पर असीम थे। असीम, क्या कुछ है, पूरी डिटेल्स क्या था, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन? इस साल गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन टन होने का अनुमान है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में दाम लगातार बढ़ रहे थे। पिछले एक साल में दामों में बढ़ोतरी 5.5% दर्ज की गई। सरकार को लग रहा था कि कहीं बड़े ट्रेडर्स जो है इसके अंदर होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए लिमिट 3000 मीट्रिक टन रखी गई है, जबकि जो छोटे रिटेलर्स हैं या प्रोसेसर हैं उनके लिए 10 टन की लिमिट रखी गई है। तो ये नई लिमिट आज से ही लागू हो जाएगी। सरकार ने इन्हें 30 दिन का वक्त दिया है कि अपने जितना भी स्टॉक इन्होंने रखा है इसको लिक्विडेट कर दें, इसको खुले बाजार के अंदर बेच दें। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में दामों में कमी आएगी। लेकिन सरकार का ये भी कहना कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। गेहूं के ऊपर अभी फिलहाल 40% की ड्यूटी लगती है। आने वाले दिनों में सरकार उसमें भी कटौती कर सकती है। तो सरकार का इरादा साफ है। सरकार का कहना है ना हम जमाखोरी होने देंगे और ना ही हम महंगाई बढ़ने देंगे। जी हाँ असीम, सरकार की ये मंशा काफ़ी समय से यहाँ पर क्लियर रही है और इसीलिए हमने एक के बाद एक काफ़ी सारे स्टेप्स भी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो दो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि बात भी हुई कि एक तो ये कि होर्डिंग नहीं होने दी जाएगी और दूसरा भाव फालतू में यहाँ पर बढ़ने भी नहीं दिए जाएंगे। अजय जी, सबसे पहले इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। पूरा ये जो जमाखोरी का वर्ड, होर्डिंग का शब्द यहाँ पर बार बार इस्तेमाल होता है, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या रिएक्शन है इसका इंडस्ट्री का? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस अप जाए इज नॉट बेनिफिशियल। पास ऑन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। इंडस्ट्री को जो है महीना भर उसको खुद एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री तो कभी इस पक्ष में नहीं है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, स्टेबिलिटी रहे तो अच्छा है। और जहां तक ये जो होर्डिंग का शब्द इस्तेमाल करती है सरकार या आम मीडिया, देखिए गेहूं की एक फसल होती है साल में। अगर कोई भी कंज्यूमर अपने आप को सप्लाई चेन में एश्योरेंस लेके आना चाहता है और हेज करना चाहता है तो उसे तो स्टॉक रखना, अपने कैपेसिटी अनुसार स्टॉक रखना ही पड़ेगा। एंड उस चीज को जो है हर इंडस्ट्री में जो जहां पर फिक्स प्राइसिंग होती है फिनिश्ड गुड्स की फॉर द कंज्यूमर, वहां पर ये मैकेनिज्म चलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई खास होर्डिंग नहीं हुई है। जो गेहूं है वो बाजार में ही कम आई है इस साल, खास तौर पे यूपी में। और हमारे लिए तो प्राइसेस में स्थिरता ही हमारी जीत रहती है, कोई भी प्रोसेसर की। अजय जी, अब जो ये स्टॉक लिमिट लग गई है और जो नंबर्स यहाँ पर हम जानते हैं, हम लोग सभी वो अब पढ़ भी चुके हैं, अब कितना इम्पैक्ट आप उसका आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि जो मियाद यहाँ पर सेट की गई है, स्टॉक लिमिट सेट की गई है, उससे ज़्यादा शायद प्राइवेट ट्रेड के पास होगा? क्या वो ज़्यादा माल हम अवेलेबल बाजार में अब आता हुआ देखेंगे? देखिए, कितना माल प्राइवेट ट्रेड के पास है वो वीकली फ्राइडे जो है डिक्लेरेशन हो ही रहा है। सरकार के ज्ञान में है कि जो है कितना स्टॉक किस ट्रेडर के पास रखा हुआ है। तो ये तो कोई नई चीज जो है सरकार को पता चलने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक महीना जो अफरा तफरी रहेगी, जो एक्चुअल यूजर है वो अपना स्टॉक अपने साथ रखना चाहेगा। जिसने कुछ ओवर स्टॉकिंग कर रखी है विद द होप कि जो है हो सकता है उसका स्टॉक बाजार में आए, लेकिन एक महीने बाद क्या होगा? एक बार तो थोड़ा सा बाजार में जो है स्टॉक आ जाएगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ स्टॉक तो नहीं बढ़ने वाला। स्टॉक लिमिट आने से जो देश में स्टॉक है या प्रोडक्शन हुआ है उसमें तो वृद्धि आने वाली नहीं है। स्टॉक लिमिट आने से ये केवल एक तरीका है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, खौफ पैदा करता है। फ्री ट्रेड की जो है फ्री ट्रेड में रुकावट आ जाती है, पर इससे जो है स्टॉक बढ़ता नहीं है। ये एक मोमेंटरी या टेम्पररी जो है सोल्यूशन रहता है।
सुमित, आप कैसे देखते हैं? और मुझे याद है कि आप लोग जब सब वो कॉन्फ्रेंस से लौटे थे तो यही एक चीज़ आ रही थी कि जिस तरह की ये वीट अवेलेबिलिटी है और ड्यूटी इंपोर्ट की जो है वो कभी ना कभी आगे जाके कम होगी। अभी एक स्टेप सरकार ने और यहाँ पर लिया है इंश्योर करने के लिए कि अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे अजय जी भी कह रहे हैं कि 1 महीना तो चलो ठीक है, कुछ किसी के पास पड़ा हुआ है तो भी मार्केट में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अगस्त की तरफ शायद बढ़ेंगे और जैसे कि फूड सेक्रेटरी ने आज कहा भी कि इम्पोर्ट ड्यूटी कट करना भी एक ऑप्शन है जो हम शायद आगे जाके देख सकते हैं। मनीषा जी नमस्कार। तो आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले हमको ये सवाल खुद से पूछना है कि क्या भारत का प्रोडक्शन 112 मिलियन टन है। दूसरा सवाल हमको खुद से ये पूछना है कि अगर है तो प्रोक्योरमेंट 26 मिलियन टन क्यों हुआ। और तीसरा सवाल हमको ये पूछना है कि क्या प्राइस कंट्रोल करना ही सरकार का उद्देश्य है, क्योंकि एक पुअर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा टैक्स फूड इन्फ्लेशन है। और आज के दिन में हमारी आज जितने भी पॉलिसीज हैं वो सप्लाई शॉर्टेज को देख के बनी हुई है ध्यान में। अगर हम बात कर रहे हैं हमारा देश 8% पे ग्रो कर रहा है तो क्या फूड डिमांड नहीं बढ़ेगी? आज जो हम देख रहे हैं वो एक फूड डिमांड सर्ज है जो इस देश में, जिसके कारण ना केवल गेहूं, दालें, मक्का, इन सब कमोडिटीज के भाव काफी बढ़ गए हैं। इस समय लास्ट ईयर अंदाजा 2520 रुपए दिल्ली का भाव था, जो आज 2680 रुपए के आसपास है। और जो अजय जी ने बोला, वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत बड़ी स्टॉकिंग हुई है, क्योंकि हर ट्रेडर को पता था स्टॉक लिमिट आई। आज हमको ये बात फंडामेंटली रियलाइज करने की जरूरत है कि देश के अंदर डिमांड तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से सप्लाई नहीं बढ़ रही है, इसलिए सप्लाई डिमांड गैप क्रिएट हो रहा है। उसको या तो हम शॉर्ट टर्म मेजर्स के साथ पूरा करने की कोशिश करें या उसको रियलाइज करके एक पॉलिसी मेकिंग करें जिससे हम देश में गेहूं और अदर ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी बढ़े। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया दालों की अवेलेबिलिटी बढ़ा के थ्रू इंपोर्ट्स। नाउ हमको वही काम अब ग्रेन्स और दूसरे खाद्य पदार्थों में करने की जरूरत है, जिससे लास्ट मैन ऑन स्ट्रीट, सबसे पुअर व्यक्ति ऑन स्ट्रीट के पास फूड अवेलेबिलिटी बढ़े। भाव का पॉइंट सेकेंडरी होता है, सबसे पहले उसके पास वो अवेलेबिलिटी पहुंचनी जरूरी है। एंड आई बिलीव वी नीड टू डू अ लॉट फॉर दैट। एब्सोल्युटली। सिराज जी, आपके पास अब आना चाहेंगे और इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव तो ये है ही, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि स्टॉक लिमिट दालों के बाद हमने यहाँ पर अब गेहूं पे लगते हुए देखी है। ट्रेडर्स ये भी बात कर रहे हैं कि ठीक है आपने स्टॉक लिमिट लगा दी है लेकिन उससे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ती, एक नियर टर्म बैंडेड जैसा ये उपचार है शायद। आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस के पहले हमने ये सब कुछ बहुत होते हुए देखा और ये कहा जा रहा था कि ठीक है इन्फ्लेशन कर्व करने की जरूरत है, इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन इमीडिएटली न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी हमने उसी तरह के एक्शन फिर से होते हुए देखे। देखिए, ये एक एनिग्मा है जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। जो एनएसओ का सर्वे 2022-23 का पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन 11-12 के मुकाबले में कम हुआ है। 11-12 में करीब 10.5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ था, ये घट के अब 9 है। तो अगर हम इसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करें तो पूरे देश का जो एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो 153 मिलियन टन आता है जी। 153 मिलियन टन में हम एक्सपोर्ट की डिमांड और फीड की डिमांड वगैरह जोड़ दें तो भी ये करीब 280 मिलियन टन के आसपास बैठता है। तो हमारा प्रोडक्शन 303 मिलियन टन है जी। इसके बारे में बहुत दिनों से यॉन दरीज आर्टिकल लिख रहे हैं। हमने भी कई बार ये कोशिश की कि नीति आयोग की तरफ से इसका क्लैरिफिकेशन आए कि अगर प्रोडक्शन के आंकड़े सरकार के सही हैं और कंजम्पशन के एस्टिमेट ठीक हैं तो फिर ये डिस्पैरिटी क्यों आ रही है, इस इन्फ्लेशन का क्या कारण है? कोई भी गवर्नमेंट डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन को टॉलरेट नहीं करेगी, इसीलिए ये तरह तरह के स्टेप्स हम बार बार देखते हैं। मैं समझता हूं कि इस को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को तुरंत कोई एक हाई लेवल कमिटी एक्सपर्ट्स की बनानी चाहिए जो ये देखे कि ये इस डिस्क्रिपेंसी की वजह क्या है। तो फिर जो एज ऑफ नाउ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अब जैसे आपने कहा कि कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, वो तो जब होगी तब होगी यहाँ पर सिराज जी, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, आप अजय जी से ही जान लेते हैं पहले। अजय जी, जिस तरह की अब ये सिचुएशन है, आप अगले 1 महीने में कैसे काम करने वाले हैं? देखिए, अभी मेन चीज ये है कि जो लॉ है वो ऐसा स्ट्रिंजेंट है कि कोई नॉर्मल आदमी ट्रेड करने से घबराता है। तो पहले लॉ से प्रोटेक्शन कैसे लिया जाए उसके बारे में सोचेंगे लोग। जो फ्री फ्लो हो रहा है उसको जो है एक बार पीपल विल टेक अ स्टेप बैक एंड असेस
कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना अवेलेबल है और आने वाले फ्यूचर मंथ्स में अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी। तो 1 मंथ विल बी जो है बस इन्हीं चीजों में निकल जाएगा कि जो है कंप्लायंस कैसे हो। और स्टॉक जो है, बड़े स्टॉकिस्ट ऐसे कोई बाजार में खास नहीं है जिनके पास जो है बहुत अधिक मात्रा में, और अगर किसी के पास है भी तो वो ऑन बिहाफ ऑफ सम प्रोसेसर या यूजर रखते हैं लोग, जिसको फंडिंग फाइनेंसिंग या टर्म फाइनेंसिंग होती है। तो ऑन हिज ओन अकाउंट इतना बड़ा कोई ट्रेड नहीं है कि लोग जो है 6 महीने 8 महीने विद व्यू इन माइंड की जो है बहुत हाई रिटर्न आएगा, क्योंकि वीट में कोई रिटर्न भी जो है ऐसा सब्सटैंशियल नहीं आता है आफ्टर लुकिंग एट स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह। तो ये सब रीअलाइन हो जाएगा महीने भर में, और उस समय तक जो है अगर वाकई में कहीं पर ज्यादा माल छुपा के रखा हुआ लोगों ने तो बाजार में आ जाएगा। सिराज जी, जिस तरह की स्थिति अभी यहाँ पर है और हम वेरियस ट्रेड से यहाँ पर बात करते हैं, तो सभी का ये कहना है कि ये जो नीजर्क रिएक्शंस हैं सारे रुकने चाहिए। दालों वालों से बात करो तो वो कहते हैं कि पिछले 18 महीनों में 12 नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो आप कुछ काम करने जाओ तो फिर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आपको लगता है कि एक लॉन्गर टर्म पॉलिसी की अब फाइनली यहाँ पर ज़रूरत है, और आप कहेंगे जो ये आने वाला बजट है वो शायद इसकी एक प्रोबेबल चांस रह सकता है इसके लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बजट एग्रीकल्चर के बारे में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म मेजर ला सकता है। बजट में तो और तमाम टैक्सेशन के इश्यूज होते हैं, खासतौर से डायरेक्ट टैक्सेशन के वगैरह वगैरह, उनके बारे में ज्यादा एम्फेसिस होता है। अब एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में ये कंफ्यूजन कई साल से चल रहा है। दालों के मामले में हमने और श्वेता सैनी ने कई आर्टिकल लिखे, हमें दिख रहा था कि ये हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट चने के एमएसपी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, और उसकी वजह से चने में का एरिया भी कम हुआ। आपने फ्यूचर ट्रेडिंग भी, जस्ट वक्त फ्यूचर ट्रेडिंग बैन हुई है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि प्राइसेस एमएसपी के नीचे हैं और आपने फ्यूचर ट्रेडिंग को बैन किया। देखिए, मैं समझता हूं गेहूं के केस में अननेसेसरली हम इंपोर्ट को डिले कर रहे हैं, और उस डिले की वजह से बाकी चीजों में भी इन्फ्लेशन हो रहा है। बहुत आसानी से 2-3 मिलियन टन का गेहूं अगर इंपोर्ट हो जाएगा, प्राइवेट ट्रेड अपने आप इंपोर्ट करेगी, तो ये सिचुएशन गेहूं की ईज हो जाएगी और चावल की भी ईज हो जाएगी। एक दूसरे की सिंपैथी में दाम बढ़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आपके सवाल का जवाब ये है कि कुछ ड्यूटी कम करके, भले ही हमें जीरो ड्यूटी करना पड़े, हमें 2-3 मिलियन टन का गेहूं इंपोर्ट अलाउ कर दें, जिससे कि ये सिचुएशन ईज हो जाए। सुमित, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो ये गेहूं इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात की जा रही है और ये पिछले साल से की जा रही है, अभी तक तो आते हुए देखी नहीं है, और सरकारें कहती भी रही हैं कि इनफ है। आज भी वापस यही कहा गया कि पर्याप्त स्टॉक है, होर्डिंग ना की जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। लेकिन अब आपको लगता है कि अब वो दिन शायद बहुत दूर नहीं है? मनीषा जी, इस क्वेश्चन को जैसे शिराज सर ने बोला कि हमको ये देख, क्योंकि इंडिया में सारे ग्रेन की शॉर्टेज ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू व्हीट इंपोर्ट, क्योंकि हम मक्का इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका हम एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। तो इंडिया में जो नेट ग्रेन शॉर्टेज है, इट ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू व्हीट इंपोर्ट। हमको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि स्टॉक पर्याप्त होने का मतलब क्या है? व्हाट डज 26 मिलियन टन ऑफ स्टॉक मीन? इसका मतलब ये है कि क्या हम 12 महीने बिना प्राइस एस्केलेशन के चल सकते हैं? सेकेंड, क्या हमारी सारी स्कीम्स चल सकती है? यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमको पूछने की जरूरत है कि अब हमने जो पीडीएस 22-23 मिलियन से घटा के 18 मिलियन टन कर दिया, तो क्या किसान ने उसके कारण माल कम बेचना शुरू कर दिया है? क्योंकि उनको, जिसको गेहूं खाना है, आज किसान को उसको गेहूं ही खाना। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इंडिया के अंदर जो टोटल ग्रेन शॉर्टेज है इस समय, वो 2 फैक्टर हैं उसके, एक तो एथेनॉल डिमांड, दूसरा सर्ज इन ग्रेन डिमांड। और वो अपने आप को, जब तक हम गेहूं के इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे जीरो ड्यूटी पे, हमारे देश में ग्रेन्स का भाव ऊपर रहने वाला है, और ये इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इज अ डायरेक्ट फैक्टर ऑफ फूड इन्फ्लेशन। तो अगर हमको इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली एक अच्छे रेट ऑफ ग्रोथ पे बढ़ाना है, तो हमको फूड इन्फ्लेशन को एक बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से देखने की जरूरत है। हमको इसमें किसी को स्नोबॉल बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ सम unknown factor. We know the reasons, we just have to acknowledge it, and we have to take actions on that. सिराज जी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स दालों का है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स यहाँ पर खाने के तेलों का है, गेहूं में नहीं है, उसकी कोई बड़ी वजह नहीं? देखिए, गवर्नमेंट को ये लगता है, और गवर्नमेंट की बात किसी हद तक ठीक है, कि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे प्रोडक्शन के आंकड़ों के हिसाब से हम सेल्फ सफिशिएंट हैं,
जैसा कि मैंने कहा, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 303 मिलियन टन, कंज्यूम कर रहे हैं 280 मिलियन टन। तो ये बात अपनी जगह सही है। जहां तक आपने एडिबल ऑयल्स की बात की, एक्चुअली वहां ड्यूटी बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसको भी कई बार ये कहा गया है कि आप मस्टर्ड तक का एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरी चीप इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। जी हाँ, चिंताएं यहाँ पर सभी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हैं। हम यहाँ पर काम तो होता हुआ देखते हैं और जिस तरह से सरकार के रिफॉर्म्स भी आते हैं, लेकिन उनको पुल बैक करने में फिर समय लग जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर बुआई शुरू हो चुकी है, मॉनसून आ चुका है, तो नज़र रहेगी कि सरकार की तरफ से हम किस तरह के कदम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। अजय जी, एक फाइनल सवाल आपसे, आपको क्या लगता है अगर आप अपने सेक्टर को यहाँ पर देखें, चाहे वो ग्रेन्स है या फिर गेहूँ है, क्या क्या आप यहाँ पर सरकार से अब चाहेंगे आगे जाकर? सभी की नज़र बजट पे भी है, लेकिन जैसे सिराज जी ने कहा, कोई बहुत बड़ा एग्री रिफॉर्म इन दैट सेंस यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आएगा शायद। देखिए, सरकार की नीति हमेशा रही है व्हेन द गोइंग इज गुड फॉर द गवर्नमेंट, वो जो है इंडस्ट्री को, ट्रेड को बोलती है कि आप जाके अपना प्रोक्योरमेंट करिए, हमारे पास मत आइए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, आप एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढिए, आप आपका मार्केट ढूंढे। और जब गोइंग इज बैड, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री ग्रो ना करे, कोई भी तरह का जो है इंटरफेरेंस ना करे, वो पॉलिसी और वो जो सारा जो क्या नाम है लॉ मेकिंग है, वो इस तरह से बना देती है कि इंडस्ट्री और ट्रेड विलन बन जाता है उस सारे गेम में। तो ये जो ब्लेम गेम है या जो फिंगर पॉइंटिंग होती है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से नया पैसा जो है इस लॉजिस्टिक्स में या स्टोरेज में या प्रोसेसिंग में नहीं आ रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार एक फ्री हैंड दे और एक फ्रीडम टू ऑपरेट दे ट्रेड को, इंडस्ट्री को, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके और ट्रेड को चला सके। यहाँ पर तो एवरीडे फायर फाइटिंग वाला काम रहता है। और जैसे सिराज जी ने कहा भी कि ऑफ कोर्स सरकारें यहाँ पर डबल डिजिट इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं टॉलरेट करेंगी, लेकिन एक कमेटी अगर बनाई यहाँ पर जाती है जहाँ पर स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सब तरीके से आ सकता है। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक इंडस्ट्री ऑफ कोर्स यहाँ पर अपने स्टॉक्स बताती रहेगी सरकार को, और ये समय जब तक नहीं ठीक ठाक हो जाता तब तक हम देखेंगे वो स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स यहाँ पर बनते हुए। बहुत शुक्रिया सिराज जी, सुमित आपका और अजय आपका भी साथ में जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे वंदना भारती को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। हमारे साथ अब एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हैं। वंदना नमस्कार। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं एग्रीकल्चर एज अ स्पेस के लिए, और जैसे सिराज जी और बाकी सब कह भी रहे थे कि ये अपॉर्चुन टाइम है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव मार्केट, हेजिंग के लिहाज से यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि सारी कमोडिटीज़ में तेज़ी है, इन्फ्लेशन है, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेड को आप ना ब्लेम कर सकते हैं और ना ही वो हेज के लिए हैं। जी, ये बार बार रिमाइंड कराया गया और इसकी इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने काफ़ी बताया है सारे ही मंच पे। और देखा जाए तो जब सोयाबीन, मस्टर्ड था तो वो क्रॉपिंग पैटर्न में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता था, और साथ में यहाँ पे हेजिंग का भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे था, प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ थी। और मनीषा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, ये मेरा प्राइमरी रिसर्च है। अभी मैं गाँव गई थी, वहाँ पे मैंगो 35 रुपीज़ है, ये यहाँ पे बिक रहा है 170। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन कैरी हो रहा है, ये ओवरऑल ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं होती है। ये गांव से लेके अगर आप मेट्रोपॉलिटन तक ये कैसे बढ़ रहा है 135 रुपीज, ये कैसे बढ़ता है, बात यहाँ पे होनी चाहिए। और सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे सही हैं, और अगर हम इस पे सरकार काम करती है कि ये ट्रांसपोर्टेशन, मंडी टैक्स इतने लगने के बाद जो आम वहां पे 35 रुपीज का है वो यहाँ पे 170 कैसे हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज हैपनिंग ऑल क्रॉस, जो भी आप ले ले, यहाँ पे अनाज ले ले, सब्जी ले ले, फ्रूट्स ले ले, हर जगह ये चीज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत यहाँ पे है, और किसान ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंट कर पाए इंडस्ट्री को कि हम आपको इतने कम दाम में अपना सामान नहीं देना चाहते हैं। वो इतने स्ट्रांग सिचुएशन में नहीं है। अगर वायदा बाजार आता है और एफपीओ यहाँ पे डेवलप होता है तो डेफिनेटली उनकी जो वॉइस है वो स्ट्रॉन्गर होके आएगी इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि बोल रही है कि हम सप्रेस हो रहे हैं गवर्नमेंट से। लेकिन सबसे ज्यादा सप्रेस यहाँ पे फार्मर हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो 35 रुपए आम यहाँ पे उसको मिल रहा है वो दिल्ली में 170 रुपए बिक रहा है। तो क्राइसिस सिचुएशन है, और एफपीओ की यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म का भी। तो बहुत
स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के साथ गवर्नमेंट को यहाँ पे सामने आना होगा, और ये गवर्नमेंट है जो कि किसान के लिए काम कर सकती है, और वायदा के बिना ये नहीं होगा। एब्सोल्युटली वंदना, आप यहाँ पर आम की बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स हमें यही हाल काफ़ी हद तक टमाटर का, आलू का और प्याज का भी बता रहे हैं। तो जहाँ तक वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ की बात है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हाल है क्लियरली अक्रॉस सेक्टर है और काम किया ही जाना चाहिए। लेकिन एक सेंस आपसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी लेना चाहेंगे। जिस तरह का बाजार आज है, एग्री नॉन एग्री, आपकी नज़र कहाँ है? मुझे लग रहा है कि अब रैली ओवरडन हो रही है थोड़ी सी कॉपर में यहाँ पे, और शंघाई में स्टॉक्स काफी बढ़ रहे हैं, तो लोअर हाईज और लोअर लोज के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 848 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 842 के टारगेट के लिए 851 का टारगेट होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे स्ट्रांग मुझे दिख रही है वो क्रूड ऑयल है। 6760 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6850 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6730 का। और एक एग्री में मनीषा मुझे बहुत अच्छी कमोडिटी लग रही है, काफी कंसोलिडेट कर रही है लंबे समय से ये कमोडिटी, ये है कैस्टर। अर्ली एंट्री करना चाहिए यहाँ पे बाइंग में, और मुझे लग रहा है कि 5780 के करीब अगर हम बाइंग करते हैं तो 5920 का एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5730 का, और यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग आ सकती है कैस्टर सीड में। ऑलराइट, साथ ही साथ वंदना, प्रेशियस मेटल्स को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हर अपटिक पे यहाँ पर बिकवाली आते हुए नजर आई है, तो आपसे एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म नजरिया भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे ही हम जुलाई अगस्त में आएंगे, फेस्टिवल सीजन की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, तो लोग खरीदना भी चाहेंगे, फिजिकल में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या देखें? जी, मुझे लग रहा है यहाँ मनीषा एक चीज को काफी ध्यान में रख के यहाँ पे ट्रेड करना होगा। गोल्ड में लोग काफी सेंसिटिव है कि कब प्राइसेस नीचे आएगा। 71,450 के नीचे आता तो मुझे ये कमोडिटी सेलिंग साइड में लग रही है, क्योंकि बिल्कुल रेंज में है, रेंज ट्रेड कर रही है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। 71,450 से नीचे कंफर्मेशन देती है, सेलिंग साइड में रहना होगा। 71,000 मुझे लग रहा है कि इस बार एक बार करेक्ट होकर प्राइसेस को आना चाहिए, नहीं तो ये बार बार 72,000 की तरफ कमोडिटी जा रही है। और सिल्वर की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि $29 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना इसके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन आज के दिन की बात अगर की जाए तो मुझे लग रहा है कि हल्की सी रिकवरी इसमें अगर देखने को भी मिलेगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा। 89,250 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 90,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 89,000 का। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन गोल्ड में एक करेक्शन आना चाहिए, और इस बार गोल्ड सिल्वर रेशियो इंप्रूव होगा, यानी कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। जी हाँ, और हमने वो चांदी को बार बार करते हुए देखा भी है। तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर और भी आगे जाकर। बहुत शुक्रिया वंदना, साथ जुड़ने के लिए, इन्फ्लेशन पे तो अपना व्यू देने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।